Again, most welcome all of you on your channel रोहित धीमान मैथ्स। बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, और आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 को लगाने वाले हैं। और इसका यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं, और आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पिछले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनका लिंक, तो आपको वहां से मिल जाएगा। वहां जाकर आप प्रीवियस सभी सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपनी डिमांड रखता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वाली सिचुएशंस नहीं आती है कि किस तरह से पता चलता है इनमें कि कब अद्वितीय हल होंगे, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा, तो आप एक्सरसाइज 3.2 को ज़रूर देखिए। 3.2 में मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है, एक टेबल बनाकर, कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या फिर अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है, संगत समीकरणें हैं या असंगत समीकरणें हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 3.2 को ध्यान से देखिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसमें हमें दो समीकरणें दे रखी हैं। यहाँ से हम वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करवाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल की जो कंडीशन होती है, जो कि आपके सामने मैंने कुछ इस तरह से लिख दी है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ मैं कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 लूँगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल वाले ए बी इसमें पहले से अवेलेबल हैं। तो A1 हो जाएगा 2, जो कि पहली समीकरण से आते हैं, इस वाली समीकरण से। तो A2 हो जाएगा, सॉरी B2, B1। ठीक है, A1 B1 C1 होते हैं। B1 आ जाएगा 3 और C1 आ जाएगा कितना? ये देखिए 7 जो है ना, ये C1 का वैल्यू है, लेकिन ये बराबर से दूसरी साइड है। अगर हम इसको XY की तरफ लेकर आए तो ये माइनस का 7 बनेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 7 हो गया। ये समीकरण 1 से ज्ञात होते हैं, A1 B1 C1, समीकरण 1 से। इसको मैं कह रहा हूँ समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 से क्या होगा? फिर समीकरण 2 से भी देखिए, A2 हो जाएगा। A2 के स्थान पर क्या है? A माइनस बी है, तो A माइनस बी आ गया। B2 हो जाएगा। B2 के स्थान पर क्या है? A प्लस बी है, तो A प्लस बी आ गया। और C2 के स्थान पर क्या है? C2 के स्थान पर -3A प्लस बी माइनस 2, -3A प्लस बी माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब हम इनके अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू 2/A माइनस बी, B1/B2, 3/A प्लस बी, और C1/C2 इक्वल्स टू -7/-3A प्लस बी माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे। चूंकि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं,
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए कंडीशन अप्लाई होगी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 के स्थान पर 2/A - B आ जाएगा। B1/B2 के स्थान पर 3/A + B आ जाएगा। C1/C2 के स्थान पर 7/3A + B - 2 आ जाएगा। ठीक है, समझे? अब हम इनमें से कोई दो दो पदों को लेकर चलेंगे, जैसे 2/A - B इक्वल्स टू 3/A + B, या फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 2 × A + B इक्वल्स टू 3 × A - B हो जाएगा। ठीक है, या मैं गुणा करा दूँ इसमें 2A + 2B इक्वल्स टू 3A - 3B हो जाएगा। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, या 3A - 2A, देखो मैंने क्या किया, इस 2A को इधर लेकर गया और इस 2B को भी इधर ही लेकर जाऊंगा, या फिर 2B को यहीं पे रहने दे, 2B को यहीं रहने देते हैं। 2B + 3B हो गया। ठीक है, ये बच गया A और यहाँ हो गया 5B, तो A इक्वल्स टू 5B हो गया। समझ गए? ये इक्वेशन 1 आ गई है हमारे पास, एक इक्वेशन यहाँ से मिली, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। ठीक है, अब हम पहले या तीसरे या फिर दूसरे और तीसरे पार्ट को ले सकते हैं, तो इसके आगे मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ। अब देखिए 3/A + B, इसके साथ मैं ले रहा हूँ 7/3A + B - 2 को। ठीक है, या 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 9A + 3B - 6 हो जाएगा। और 7 की मल्टीप्लाई कराओ A + B के साथ तो 7A + 7B हो जाएगा। A वाले टर्म को इधर लेके आऊँ और B वाले टर्म को उधर लेके चलूँ और इस वाले टर्म को भी उधर लेकर चलूँ, तो ये 9A - 7A हो गया इक्वल्स टू 7B - 3B हो गया और प्लस हो गया 6। ये 2A बचा यहाँ पर और इधर कितने बचे, 4B बचे, 4B + 6, या फिर 2 से पूरी समीकरण में भाग दे दूं तो A बराबर होगा 2 दूनी 4B, 2 दूनी 4, 2B हो जाएगा और 2 तिया 6, तो A का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, ये A का वैल्यू यहाँ से उठाओ और इसे समीकरण 1 में रख दो। सबसे पहले इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वज्र गुणन विधि से हल कर दीजिए, या इसमें आपको कंडीशन नहीं बोला था तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसका LHS भी A है और इस समीकरण का LHS भी A है, तो RHS भी बराबर होंगे, तो दैट मीन्स हम 5B इक्वल्स टू 2B + 3 लिख सकते हैं, या 5B - 2B इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, 3B इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और B का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A और B के वैल्यू हमें ज्ञात करने को बोला था क्वेश्चन में, जिनको हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स होंगे। और अभी B का वैल्यू आया है, माफ़ी चाहूँगा, अभी B का वैल्यू आया है, A का वैल्यू ज्ञात करना होगा। अब समीकरण 1 से A का मान हो जाएगा 5 × 1, यानी A का मान हो जाएगा 5। ठीक है,
ये समीकरण 1 से ए का वैल्यू आ गया है, तो ये अभीष्ट मान हो जाएंगे ए और बी के। ठीक है, 1 सेकंड के लिए ब्रेक चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है आपके सामने। कहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले तो वही a1 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर। समीकरण 1 से a1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और c1 का वैल्यू -1 हो जाएगा। a1 होता है x के साथ वाला गुणांक, b1 होता है y का गुणांक और c1 होता है अचर पद। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे इनको। फिर समीकरण 2 से भी हम ज्ञात कर लेते हैं गुणांकों को। समीकरण 2 से a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k - 1, b का वैल्यू हो जाएगा b2 का k - 1 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 2k + 1 और माइनस चिन्ह इसके साथ आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने पर क्या होता है कि a1/a2 तो इक्वल टू होता है b1/b2 के, बट c1/c2 इक्वल नहीं होता है इन दोनों के। तो अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 3/2k - 1 हो जाएगा, 1/k - 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू -1/-2k + 1 हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लेते हैं। अब 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 × k - 1 हो जाएगा और 1 × 2k - 1 हो जाएगा, या 3 की गुणा करा दो अंदर, 3k - 3 हो गया बराबर 2k - 1 हो गया, या फिर k को पक्षांतरित करो इधर, 3k में से घटाओ तो 3k - 2k हो गया और -3 को पक्षांतरित करो इधर तो ये इधर जाकर +3 बन जाएगा और माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू है जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और एक नॉट इक्वल्स टू वाला भी देख लेते हैं। अब 1/k - 1 सेकेंड टर्म ले लिया और 1/2k + 1, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2k + 1 बच जाएगा, और ये नॉट इक्वल्स टू है इनके बीच में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 2k + 1 इक्वल्स टू k - 1। ठीक है, या 2k - k हो जाएगा, पक्षांतरण कर रहा हूँ, -1 - 1 हो जाएगा। k ये नॉट इक्वल्स टू चला आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू ही रखिए इसको, नॉट इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। दूसरा ये वैल्यू कि अगर
यहाँ हम कंबाइंडली अब लिखेंगे कि भाई k का वैल्यू तो 2 होना चाहिए, k इक्वल्स टू 2 बट k नॉट इक्वल्स टू -2, k नॉट इक्वल्स टू -2। ये इस समीकरण के लिए k का वो वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? माफ कीजिएगा। देखो भाई, दो समीकरणें हैं अपने पास, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, दोनों विधियों से हल करेंगे। ये पेज के 2 हिस्से मैंने कर डाले, पेज के 2 हिस्से कर दिए हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा इसे। उसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं समीकरण 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं। समीकरण 2 से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूं। अब देखो ध्यान देना, ये 2y इधर जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2y, और ये 3x के साथ गुणा में है। जब हम इसको बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये दूसरी ओर रखी हुई संख्याओं को भाग कर देगा। ठीक है, समीकरण 1 में रख दूंगा ये मान, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक यहाँ है, x वाला टर्म ये है, x के स्थान पर मुझे इसे रखना है। तो 8 गुणा 4 माइनस 2y बटे में 3 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 9 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 8 की और 4 की गुणा कराएंगे, 32 आ जाएगा, माइनस 8 दूनी 16y हो जाएंगे, और बटे में 3 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 9 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 32 माइनस 16y एज इट इज, और प्लस 3 की और 5 की गुणा होगी तो 3 पंजे 15y हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। या अब देखिए 32 एज इट इज, माइनस 16 है प्लस 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का y ही बचेगा ना, और 3 की और 9 की गुणा करवाएंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ हो गया 27। या फिर यहाँ से y का वैल्यू आ सकता है 32 माइनस 27। क्या किया, y को इधर ले आए और 27 को उधर लेके गए, तो y का वैल्यू हमारे पास बच जाएगा यहाँ 12 में से 7 घटे 5 बचे। ठीक है, y का वैल्यू 5 बच जाएगा। ये y का वैल्यू उठाओ और किसी एक समीकरण में रख दो। तो समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं y का वैल्यू, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए 3x एज इट इज लिखा, प्लस 2 गुणा y के स्थान पर 5 रख दिया और बराबर 4 हो गया। तो ये 3x प्लस 5 दूनी 10 हो गया, बराबर 4 हो गया। या 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10 बराबर -6 हो जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया है प्रतिस्थापन विधि से, और हमने देखा कि क्वेश्चन का जो सोल्विंग मेथड है वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, सोल्विंग प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो गया। अब हम इसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, और बाद में अपना जो कंक्लूजन है, यानी हमने क्या देखा क्या प्राप्त किया, वो बाद में बताते हैं। तो पहले समीकरण को लिखा 8x प्लस
5y बराबर 9 ने लिखकर -9 बराबर 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यह मेथड लगाने के लिए जरूरी है कि सारे चर और अचर एक ही साइड में होने चाहिए। -4 बराबर 0। ठीक है, लिख दिया मैंने। ये x अपॉन हो गया इक्वल्स टू ये y अपॉन हो गया और ये 1/, हो गया। ठीक है, यहां मुझको क्या लिखना है, x वाला पद नहीं लूंगा जब x के नीचे गुणांकों को लिखूंगा, तो 5/2 ले लिया बटे नहीं 5 और 2, यहाँ से 5 यहाँ से 2, -9 और -4 ले लिया, -9 -4 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब y के नीचे हम गुणांकों को भरेंगे तो y वाले कांस्टेंट नहीं लेंगे, तो ये 5 और 2 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे भाई, पहले तो इसको एज इट इज आगे लिख दीजिए, -9 और -4 को आगे लिख दिया। अब आपको लेना क्या है बताता हूँ, ये लेना है आपको, क्योंकि आप y के कांस्टेंट को नहीं ले सकते और ये आपने पहले से ही लेकर रख लिए, ये और ये, तो आप ले सकते किसको हो, 8 और 3 को, तो 8 और 3 ले लिया। अब इसी को आगे लिख देंगे, 8 और 3 को आगे लिख दिया। इसको आगे लिखने के पश्चात अब आप अचर पद के नीचे हो, यानी 1 के नीचे हो, तो इनको नहीं ले सकते, और ये आपने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो किन को लोगे, 5 और 2 को ही तो लोगे ना, तो 5 और 2 को लिख दिया यहाँ पर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवानी है, 2 की -9 के साथ, 4 की 5 के साथ, ठीक है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करा देनी है आपस में। तो चलो करवाते हैं। x अपॉन 5 चौक 20 -20 आ गया, और माइनस आता है बीच में, 9 दूनी 18 -18 आ गया, बराबर y अपॉन 9 तिया 27 -27 आ गया, और -8 चौक 32 -32 आ गया, इक्वल्स टू 1/8 दूनी 16 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। अब x अपॉन, यहाँ देखिए टोटल दो काम एक साथ करके टोटल लिखूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 में 18 को जोड़ रहे हैं तो -2 उत्तर आएगा, बराबर y/, यहाँ +32 हो जाएगा, उसमें से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर 1/, यहाँ 16 में से 15 घटाओ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब लेंगे, x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1/1 लिखेंगे, या हम x का वैल्यू सीधे ही लिख सकते हैं -2। ठीक है, आ गया हमारे पास वैल्यू x का। और जब हम सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे तो इक्वल्स टू 1/1 लिखेंगे, या फिर y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमने देखा कि वज्र गुणन विधि लगाकर हम ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी आंसर प्राप्त किए हैं, तो इसलिए यहाँ वज्र गुणन विधि उपयुक्त है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जिस समीकरण में x और x के गुणांक या फिर y और y के गुणांकों में ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं जो एक दूसरे के टेबल में न आए, एक दूसरे के पहाड़े में न आए, अर्थात जो अलग से ही हों, अभाज्य हों, तब हम ये वज्र गुणन विधि लगाते हैं और इससे जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ध्यान क्या करना है कि जहां जिस लाइन पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा हमारा सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होना है। समझ गए?
तो हम मान लेते हैं, माना नियत व्यय रुपए x तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रुपए y है। तब दो शर्तें यहाँ प्रथम शर्तानुसार लिख देते हैं। प्रथम शर्तानुसार कहा है विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करता है। देखो भाई, जब वो छात्रावास में आएगा तो उसको x रुपये तो देने ही देने होंगे, ये तो नियत है। प्लस अब उसने 20 दिन तक भोजन किया तो 20 दिनों के एक दिन के y रुपये लगते हैं, तो 20 दिनों के 20 y रुपये नहीं लगेंगे भोजन के, ठीक है। और उसने ये जो धन है, ये टोटल धन नियत और 20 दिन का, ये कुल मिलाकर 1000 रुपये अदा किया है। तो ये समीकरण 1 बन गई, ठीक है। या फिर हम इसको, इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। इसको मान लो आप समीकरण 1, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है, छब्बीस दिन भोजन करने के लिए बी को 1180 अदा करने पड़ते हैं। x प्लस 26y बराबर 1180। ये कहाँ से आया? द्वितीय शर्त से आया, द्वितीय शर्तानुसार। या मैं इस समीकरण को इस तरह लिख सकता हूं, x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को वज्रगुणन विधि से हल करना चाहता हूं मैं, तो समीकरण 1 को भी नीचे ही लिख दूं, इसके x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है। और समीकरण 2 को वैसे तो इसके नीचे लिखना चाहिए, चलिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ना मैं अलग से ही लिख दूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप। लीजिए, ये समीकरण 1 हो गई। और जी बस एक सेकंड रुकिएगा, फिर हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये समीकरण 2 हो गई। अब इनको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। इसके लिए लिखेंगे x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, x वाले टर्म्स नहीं लेंगे, तो लेना क्या है 20 और 26 माइनस 1000 और उसके नीचे माइनस 1180। फिर इसी को आगे लिख देंगे, माइनस 1000 बटे माइनस 1100 बटे नहीं होगा, माइनस 1180। अब ध्यान से देखिएगा, y के नीचे जब हम गुणांकों को लिखते हैं तो y वाले गुणांक नहीं लेते हैं, और ये हम पहले ही ले चुके हैं, ये और ये। तो अब लेना क्या है, इधर से 1 और 1 लेना है, तो 1 और 1 ले लिया, ठीक है। अब इसी 1 और 1 को आगे लिख देते हैं, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। और अचर पद है तो अचर पदों के लिए अचर पदों को नहीं लेते,
यहाँ देखो अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो अचर पदों को नहीं लेना है, तो लेना क्या है 20 और 26, क्योंकि एक और एक तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो 20 और 26 हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, अथवा x अपॉन -1180 गुणा 20 -1000 गुणा 26 बराबर y अपॉन -1000 और -1100 -1180, ठीक है। एक के साथ गुणा कराएंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा। 26 एकम 26 और 20 एकम 20, ठीक है। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर कराते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से ये बता चुका हूँ। x अपॉन, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक माइनस तो ये है 1000 के साथ, और एक माइनस फॉर्मूले में बीच में आता है, तो यहाँ मुझे प्लस लिखना होगा, ठीक है। अब इसका दुगुना कर देंगे 1180 का, और 20 के साथ गुणा करवा रहे हैं इसको, तो माइनस आएगा, एक तो डबल ज़ीरो आ जाएंगे, एक ज़ीरो 20 का आएगा, एक ज़ीरो ये है, 2 से गुणा करवाएंगे, 2 अट्ठे 16, हासिल एक गया, 2 एकम 2 और एक 3 हो गए, 2 एकम 2 हो गए, प्लस यहाँ हो जाएगा 26,000 बराबर y अपॉन 1000 माइनस का है और प्लस का आ जाएगा 1180, 26 में से 20 घटकर 6 आ जाएगा, या फिर x अपॉन, घटाइए भाई, यहाँ पर 0 का 0 बचेगा, 0 का 0 बचेगा, फिर 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, यहाँ 2400 बच जाएंगे, है ना, 2400 बचेंगे ना। बिल्कुल 2400 बचने चाहिए, क्योंकि 23,600 और 2400 को जोड़कर फिर से आ जाता है 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 26,000, ठीक है। इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 180, और यहाँ 1/6 है ही हमारे पास। अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे। अब x अपॉन x/2400 और 1/6 आ जाएगा, या x बराबर आ जाएगा 2400 गुणा 1/6, वज्र गुणा करा दी, 6 चौक 24, यहाँ 400 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 400, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और थर्ड और सेकंड टर्म से, तथा y/180 बराबर 1/6 आ जाएगा, या फिर y बराबर आ जाएगा 1/6 गुणा 180, 6 या 18 30, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x क्या था नियत किराया, y क्या था प्रतिदिन का किराया, नियत व्यय वो प्रतिदिन का व्यय, तो लिख देंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय ₹400 है, फिक्स चार्ज है, ये देना ही देना है, तथा प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय ये हो जाएगा ₹30। अब हम देखते हैं हमारा आंसर ठीक भी आ गया है या नहीं। कैसे देखते हैं, इन दोनों में से, ये जो दोनों समीकरणें ऊपर हैं आपके पास, ये और ये, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो और उसमें एक्स वाई का वैल्यू रख के देखो कि RHS के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मैं ले लेता हूँ x + 20y बराबर 1000, x + 20y बराबर 1000। अभी मैं लेकर चल रहा हूँ x + 20y को, तो 400 + 20 गुणा 30 हो गया, ठीक है। 400 + 2 × 6 600 हो गया, और बराबर हो गया 1000 के, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करके हाईलाइट करके लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर की दृष्टि सीधे इस पर जाए, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है
सॉरी। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। अच्छा ना, एक ना आपने यहाँ देखा होगा क्वेश्चन में आपसे एक लाइन कहा था कि यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व कैसे पता करते हैं? वो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वाली जो विधि है ना, उससे अस्तित्व ज्ञात होता है। अगर समांतर रेखा वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो कोई अस्तित्व नहीं होता, बाकी दोनों में अस्तित्व होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। कहा है 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करो। मैंने कहा था कि जिस लाइन पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है उसी लाइन से सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है, तब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कहती है कि 1/3 हो जाएगी भिन्न। कब? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाएगा। तो भिन्न जो है ये x/y है, इसका अंश x है, x में से 1 घटाया जाएगा, y को कुछ नहीं कहा जाएगा, तो भिन्न 1/3 हो जाएगी। या वज्र गुणा करा दो, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा, या 3x - y -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, द्वितीय शर्त यूज करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कहती है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भैया भिन्न हमारी x/y है, इसके अंश को कुछ ना कहो और हर में 8 जोड़ दो, तो ये भिन्न 1/4 हो जाएगी। या वज्र गुणा करा दूं तो 4x बराबर हो जाएगा y + 8 के, या फिर पक्षांतरण कराऊं तो 4x - y - 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले चेक करना है कि इनका अस्तित्व भी है या नहीं है। तो अगर मैं देखूं ये A1 है, A1 3 है, सॉरी, तो A1/A2 कितना है? 3/4 है, जबकि B1/B2 कितना है? -1/-1 यानी 1 है। क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के, इसका मतलब एक हल तो होगा, और हल का अस्तित्व है। हल का अस्तित्व है। ठीक है, समझ गए? अस्तित्व है तो ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों समीकरणों को लिख देता हूं नीचे। 3x - y - 3 बराबर 0 और 4x - y - 8 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में वज्र गुणन विधि लगाते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए x/y/ और 1/ लिखना होगा। पहले पदों को छोड़ देंगे तो दूसरे पदों से शुरुआत करेंगे, -1 -1, और इसके बाद -3 -8 है, फिर इसी को आगे लिख देंगे -3 -8। ठीक है, अब किसको छोड़ेंगे? -8 था ना ये। ठीक है, अब देखिए y के नीचे लिख रहे हैं हम गुणांकों को, तो y वाले पदों को छोड़कर किसको लिखेंगे? 3 और 4 को लिखेंगे। अब इस 3 और 4 को आगे लिख देंगे, 3 और 4, और पहले वाला पद लाकर बाद में रख देंगे, -1/-1 -1 ठीक है, समझ गए ना बात को? चलिए फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। अब
एक्स अपॉन -8 की गुणा -1 के साथ, 8 एकम 8 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 की गुणा -3 के साथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बीच में माइनस एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू वाई अपॉन, यहाँ देखिए -3 और 4 की गुणा करवाएंगे -12 आ जाएगा, फिर -8 और 3 की गुणा कराएंगे -24 आ जाएगा, बराबर 1/, -1 और 3 की गुणा कराएंगे -3 आएगा, -4 की और -1 की गुणा कराएंगे -4 आएगा। अब ये x अपॉन 5 बच गया, इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ देखिए 24 प्लस का होगा, 12 माइनस का होगा, 24 में से 12 घटेंगे, 12 ही आएंगे ना प्लस के, और बराबर यहाँ माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/1 बचेगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म लेंगे, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/1 तथा y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/1। यहाँ से वज्र गुणा कराएंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, वह यहाँ से वज्र गुणा कराएंगे तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अभीष्ट भिन्न हो गई 5/12, लिख देंगे नीचे, क्योंकि भिन्न x/y थी ना, तो इसलिए x का मान 5 आ गया, y का मान 12 आ गया, अतः अभीष्ट भिन्न 5/12 है, ठीक है। समझ गए, एकदम बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं, ओह सॉरी, और लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मान लो टेस्ट में जो कुल प्रश्न थे उनमें से x प्रश्न सही थे और y प्रश्न गलत थे, ऐसा मान लीजिए। माना टेस्ट में x प्रश्न, टेस्ट में x प्रश्न, ऐसा कहेंगे, माना टेस्ट में यश ने x उत्तर सही तथा y उत्तर गलत दिए। अब देखो, यश को 40 अंक अर्जित होते अगर वो प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक उसे मिले होते और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई होती। तो प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्त के अनुसार काम करेंगे। यश को 40 अंक मिले होते, तो 40 लिख दिया मैंने। अगर वो सही उत्तर देता और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तो भैया यश ने, हमने मानकर चले हैं कि x उत्तर सही दिए हैं, तो सही उत्तरों के लिए उसे 3 गुणा x नंबर मिल गए। और y उत्तर उसने गलत दिए हैं, y उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती हुई है, एक गलत उत्तर के लिए y टोटल गलत उत्तर हैं, तो कुल नंबर कटे उसके 1 y घटा देंगे, घटाने पर -40 के बराबर आ जाएगा। समझ लीजिए एक बार फिर से, उसने x उत्तर सही दिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे हैं, तो टोटल अंक हो गए 3x। उसने y उत्तर गलत दिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती हो रही है, तो कुल अंक कट गए 1y। और ये कट गए तो इसका मतलब जो नंबर मिले थे उनमें से घट गए और घटने पर 40 प्राप्त हुआ।
ठीक है, या हम इस समीकरण को 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो भैया 50 अंक मिलते यश को कब? जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। सही उत्तर कितने हैं उसके? x, तो कुल अंक कितने मिल गए? 4x। और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते। गलत उत्तर कितने हैं उसके? y, तो टोटल कटे हुए अंक हो गए 2y। और इसके बाद उसे 50 अंक मिलते। ठीक है, तो समीकरण ये बन गई। या फिर हम इसको लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। या इसमें 2 से भाग करवा दे पूरी समीकरण में। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 50 को 2 से भाग किया तो 25 आया बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं है देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ 3 के बटे में 2 आएगा और -1 के बटे में -1 आएगा और ये बराबर नहीं होंगे, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो यहाँ अस्तित्व होगा। तो ये काम आप खुद करेंगे, मैं बस इनको अब हल करवा रहा हूँ। तो इसके अब इन दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेते हैं। अब 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x अपॉन वाई अपॉन और z सॉरी 1/। x के लिए 3 और 2 को नहीं ले सकते, इधर से y के गुणांकों को लेंगे जो कि -1 और -1 है। फिर इन अचर पदों को लेंगे, -40 और -25 हैं। इन्हीं को आगे लिख देंगे -40 और -25। y के लिए y के गुणांकों को नहीं लेंगे तो लेंगे किनको? x के गुणांकों को। 3 और 2 है, इन्हीं को आगे लिख देंगे। 3 और 2 आगे लिख दिया और सबसे पहले वाले टर्म को उठाकर ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। x अपॉन 25 एकम 25 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 25 हो गया, बीच में माइनस आ गया। 40 एकम 40 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 40 आ गया बराबर 40 दूनी 80 y बटे माइनस के 80 आ गया और माइनस 25 तिया 75 माइनस 75 आ गया बराबर 1/3 एकम 3 -3 आ गया और -2 एकम 2 -2 आ गया। तो अब x बटे हो जाएगा, यहाँ कितने बच जाएंगे भाई? 15 बच जाएंगे ना, तो यहाँ माइनस के 15 बच गए। माफ कीजिएगा, -80 है और +75 है, तो -5 बचेगा। यहाँ -2 +2 है, -3 है, तो -1 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब x अपॉन -15 इक्वल्स टू -1/1। या फिर यहाँ से x का मान कितना आएगा डायरेक्ट बता दीजिए? 15 आ जाएगा ना। इसकी इधर गुणा कराकर माइनस से माइनस कैंसिल करके, तो ये x का मान 15 आ गया। ठीक है, और जब हम y अपॉन -5 को और 1/-1 को लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो उसने 15 तो सही उत्तर दिए और 5 को गलत कर दिया। अब अपना आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? कंडीशन पे जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। देखो ये वाली कंडीशन है, जब उसे सही उत्तर के लिए 3 मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए 1 कट रहा है तो नंबर 40 आ रहे हैं। सही उत्तर के लिए 3 मिल रहे हैं, सही उत्तर कितने दे रहा है? वो सही उत्तर दे रहा है 15, तो कुल 45 हो गए। और गलत के लिए 1 कट रहा है, गलत उत्तर दे रहा है वो 5, घटाकर मिल गया 40। तो इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, समझ गए? इस तरह चेक कर लेते हैं। तो लीजिए, सोल्यूशन हो गया इस वाले पार्ट का भी। आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट रुकिएगा। फोर्थ पार्ट है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है, मान लीजिए ये राजमार्ग है, दो स्थान है, एक स्थान मान लीजिए ये है और एक स्थान मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, ये दो स्थान है, ये स्थान है ए, ये स्थान है बी, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार इधर है, एक कार तो इधर है और एक कार इधर है। ठीक है, एक कार ये हो गई। ठीक है, ये गणित की कार है भाई, ऐसी बनती है ये, जल्दबाजी में तो ऐसी ही बनती है गणित की कार, मान लीजिए इनको। ए से दूसरी और बी से एक ही दिशा में चलना, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो हमें 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा सॉल्यूशन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कारों की चाल क्रमशः x तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब एक ही विपरीत दिशाओं की बात करते हैं पहले। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो हमें 5 घंटे पश्चात मिलती है। चलो, एक ही दिशा में चलने पर दोनों कारों की औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं पहले। दोनों कारों की औसत चाल, देखो दोनों कारों की औसत चाल जब में एक ही दिशा में चल रही होंगी तो घटेंगी। मान लीजिए ये कार इधर जा रही है और दूसरी भी इधर जा रही है, तो जब ये एक ही दिशा में चल रही होंगी तो भाई क्या होगा, इसकी जो चाल है ना, इसकी चाल में से इसकी चाल माइनस हो जाएगी। तो ऐसे में x में से y को घटाकर तब हम औसत चाल लिखते हैं इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलने पर, विपरीत दिशाओं में चलने पर कार की औसत चाल, औसत चाल जब कारें विपरीत दिशाओं में चलेंगी, मान लीजिए ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, तो कुछ स्पीड इसकी होगी कुछ स्पीड इसकी होगी, तो दोनों एक दूसरे की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रही होंगी। तो ऐसे में जो औसत चाल होती है वो दोनों कारों की स्पीड को जोड़कर मिलती है, किलोमीटर प्रति घंटा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात समझने की है बड़ी गंभीरता से। इसने कहा 5 घंटे पश्चात वे मिलती हैं। ठीक है, 5 घंटे पश्चात। देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों कारों की 5 घंटे में चली गई दूरियां निकालेंगे।
5 घंटे में दोनों कारों की चली गई दूरियां ज्ञात करेंगे। एक सेकंड के लिए ब्रेक चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आप पता लगाइए कि 5 घंटे में ये जो पहले वाली कार है ये कितनी दूरी तय करेगी। 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय दूरी बराबर, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय हो जाएगा। और चाल कितनी है, x है पहले वाली कार की, समय 5 घंटे लग रहा है, तो 5x किलोमीटर हो गई। ठीक है, और 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय दूरी बराबर होगी दूसरी कार की चाल गुणा दूसरी कार द्वारा लिया गया समय। तो चाल y है और समय दोनों के लिए सेम ही है, तो ये 5y किलोमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई स्थान आगे चलकर कोई स्थान है। मैं यहाँ पर थोड़ा ये स्क्रीन से आउट जा रहा होगा तो नीचे एक छोटा सा डायग्राम या इसी को मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा आप। लीजिए, ये अब स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। देखो, मान लीजिए ये वो कोई स्थान है जहां पहली और दूसरी कार आकर मिल गई है। ठीक है, ए वाली भी यहीं मिल गई, बी वाली भी यहीं मिल गई। तो यहां से यहां तक जाने में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाली कार जो थी हमारे पास पहले वाली कार, इसने यहां से वहां तक जाने में 5x दूरी तय की है। यहां से यहां तक दूरी तय की है 5x। और जो दूसरे वाली कार थी हमारे पास, उसने यहां से यहां तक 5y दूरी तय की है। अगर मैं इस 5x में से, पूरी दूरी में से ये 5y दूरी घटा दूं तो कौन सी दूरी बचेगी, ए और बी के बीच की दूरी बचेगी। दैट मीन्स 100 किलोमीटर बचेगा। तो अब मैं लिखूंगा 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, 5 को कॉमन लेकर, बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर x माइनस वाई बराबर 100/5 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब मैंने ये औसत चाल क्यों निकलवाई थी, इससे रिलेटेड करना चाहता था, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से समझाना चाहता था। चाहे तो आप इसको औसत चाल से करो या इस प्रकार से करो। औसत चाल से अगर करोगे तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको सीधा लिखना है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी थी, x माइनस वाई थी, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, और समय कितना है, 5 घंटे है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ सकता था x माइनस वाई का, x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गई। या इसको मैं लिख दूं x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी क्या है, दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, जब कारें विपरीत दिशाओं में चलेंगी, विपरीत दिशाओं में चलेंगी,
इसके लिए लिमिट दी गई है हमें 1 घंटा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यदि वे विपरीत दिशाओं में चले तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो विपरीत दिशाओं में औसत चाल कितनी है अपनी? औसत चाल है x प्लस वाई। तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी तो वही 100 किलोमीटर तय करना है उन्हें विपरीत में भी, ठीक है। दोनों कुल मिलाकर दूरी तय करेंगी 100 किलोमीटर और समय ले रही है 1 घंटे का। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई बराबर हो गया 100 माफ कीजिए या x प्लस वाई माइनस 100 बराबर हो गया 0 के। ये समीकरण 2 हो गई। समझ गए अच्छे तरीके से? फिर से एक बार समझा देता हूँ सेकंड कंडीशन को, देखिएगा। आपसे कहा था कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। 1 घंटे में पहली कार 1 गुणा x दूरी चलेगी और प्लस दूसरी कार 1 गुणा y दूरी चलेगी और कुल दूरी 100 किलोमीटर थी, इसलिए हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 100। समझ आ गई बात? इस प्रकार से लिखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण लिख देता हूं x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। लगा देते हैं वज्र गुणन विधि। x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन x के पदों को छोड़ देंगे तो -1 और 1 लेंगे, -1 और 1 लेंगे, -20 और -100 लेंगे, -20 -100 लेंगे। अब इसी -20 -100 को आगे लिख देंगे और y वाले टर्म्स को छोड़कर x वाले गुणांक ले लेंगे 1 और 1। अब इसी 1 और 1 को आगे लिख देंगे और अब y वाले टर्म लेंगे -1 और 1, y वाले गुणांक लेंगे। अब वज्र गुणन विधि करवा देंगे, वज्र गुणन करवा देंगे इनके बीच। तो x बटे -100 और -1 की गुणा +100 हो जाएगी, -20 की गुणा और 1 की गुणा -20 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 120 आ गया। y के अपॉन में 20 की गुणा और -20 और 1 की गुणा -20 हो जाएगी, माइनस और यहाँ देखिए -100 और 1 की गुणा माइनस के 100 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बराबर 1 बटे 1 की कम 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x बटे 120 आ जाएगा, y बटे 80 आ जाएगा, बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेंगे। अब x अपॉन 120 इक्वल्स टू 1/2 तथा y अपॉन 80 इक्वल्स टू 1/2। x बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 120 या x बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा 120 को काट कर, तो x का वैल्यू आ गया 60 और y बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 80, y का मान आ जाएगा 40। तो ये दूसरा वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए? लास्ट पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज का और लास्ट ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई
बढ़ जाता है। आयत की विमाएं याद कीजिए। यहीं से शुरुआत करनी है। माना आयत की विमाएं माना आयत की विमाएं, विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई से है, अर्थात लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। तब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा y, जिसको मैं xy मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है। अब प्रथम शर्त का प्रयोग करेंगे। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में कहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जबकि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो भाई लंबाई x थी ना, उसको कम करना है। कितना? 5 इकाई, x माइनस 5 आ गया। ठीक है। गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी? y थी, उसको बढ़ाना है। कितना? 3 इकाई। सॉरी। तो क्या होगा? अब देखिए ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, यानी ये भी क्षेत्रफल है। तो ये वाला जो नया क्षेत्रफल आएगा ये पुराने क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक्स वाई से 9 वर्ग इकाई कम होगा। अब हम इसकी गुणा करवा दें दोनों ब्रैकेट्स की, तो ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9 हो गया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया या 3x को 3x लिखा, 5y को 5y लिखा। इस 9 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9 है, प्लस का 9 हो जाएगा। तो माइनस के 15 प्लस का 9 बराबर 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y माइनस कितना बचेगा भाई? 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखें द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में कहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को क्या करना है दोस्तों? 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। तो लंबाई थी x, इसको बढ़ा दिया 3 इकाई। चौड़ाई थी y, इसको बढ़ा दिया 2 इकाई। तो क्षेत्रफल जो था एक्स वाई था वो बढ़ गया कितना? 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। ठीक है, 67 वर्ग इकाई। अब इनकी गुणा करवा देते हैं। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, या फिर 2x प्लस 3y। यहाँ देखिए ये 67 इधर आएगा तो माइनस का 67 बन जाएगा और उसमें से 6 हम घटा देंगे तो माइनस के 61 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब नेक्स्ट है इनको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो लिख देता हूं दोनों समीकरणों को। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे सोल्व करते हैं इनको। अब
एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, यहाँ मुझे लिखना है 3 और 2 को छोड़कर, क्योंकि x है तो x के नीचे 3 और 2 नहीं लिए जा सकते, -5 और 3 लिखना है। इससे आगे वाले दोनों गुणांक 6 और 61 लिखने हैं माइनस वाले। फिर -6 और -61 को एज इट इज आगे लिख दिया। इसके बाद y के गुणांक नहीं लेने हैं, x के लेने होंगे। 3 और 2 लिया, फिर 3 और 2 आगे लिख दिया, और अब y के गुणांकों को भी लेना है, -5 और 3 लिख दिया। अब वज्र गुणा करा देंगे तो 61 पंजे कितने होंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 ही कम 5, 5 अंक 30 हो जाएंगे, 305 आ गया, माइनस ये 6 की और 3 की गुणा हो जाएगी -18, y अपॉन 6 दूनी कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे, और -61 की और 3 की गुणा होगी तो कितने होंगे, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, 183 हो जाएंगे माइनस के, इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 तिया 9 हो जाएंगे, और -5 दूनी 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब x अपॉन यहाँ 305 है, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएंगे, y अपॉन -12 है प्लस 183 हो जाएंगे, और 1/9 प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 सेकंड का ब्रेक चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये x अपॉन कितना बन जाएगा यहाँ पर, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 3 का 3, 323 हो गया, और ये y अपॉन 3 में से 2 गया 1, 7 1, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, अभी आगे बढ़कर देखेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेना है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेकर हम सोल्व करेंगे आगे। x अपॉन 323 हो गया बराबर 1/19 हो गया, तथा ये y अपॉन 171 हो गया और 1/19 हो गया। अब यहाँ से वज्र गुणन करेंगे, अथवा x का वैल्यू हो जाएगा 323 गया किसके साथ, 1 के साथ गुणा में, और बटे में 19 हो गया, तथा यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा इसी प्रकार वज्र गुणन करने से 171/19। अब 19 से डिवाइड करेंगे इनको, 19 से जब 323 को डिवाइड किया जाएगा तो 17 बार डिवाइड होगा, x का वैल्यू तो ये आ गया, और जब 171 को 19 से डिवाइड किया जाएगा तो 9 बार डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गए। अब हमें संतुष्टि के लिए अपना आंसर चेक करना है, यानी किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए ये जो दो समीकरणें हैं या फिर ऊपर जो सिचुएशन दी गई है उसको देखें आप। अक्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। फिलहाल अक्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अक्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ से बताता हूँ आपको। आपके पास x का वैल्यू 17 है और y का वैल्यू 9 है, तो आपने यहाँ लिख दिया कि क्षेत्रफल हो जाएगा 17 गुणा 9। x गुणा y होता है ना भाई क्षेत्रफल, सॉरी, तो ये 153 आ गया। चेक कर रहे हैं अपने आंसर को, चेक करना सीख लीजिए कैसे चेक करते हैं। अब इसने कंडीशन में कहा कि अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दो भाई आप, 17 को 5 घटाकर 12 लिख दो, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो, 9 में 3 और जोड़ दो, 12 लिख दो, यहाँ गुणा करोगे तो 144 आएगा, 144 आएगा। और ये कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो अब क्या 153 और 144 का जो डिफरेंस है वो 9 है, बिल्कुल 9 आएगा।
तो हम देख सकते हैं चूंकि 153 में से अगर मैं 144 घटा दूं तो उत्तर 9 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। इसको उठाकर ये नीचे लेकर जाता हूं। ये चेक हमें नीचे करना था, यहां पर लीजिए। ठीक है, यहां लिख देता हूं चेक। तो लिखेंगे अतः लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई। तो ये है हमारा आंसर। ठीक, और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक अभी देखिए, आपको एंड स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा। यहाँ से आप टच करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। जाते जाते कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अगर हर क्लास के बाद PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।